बहुत सारे बच्चों को एससी वर्मा बुक में ये प्रॉब्लम रहता है कि हमें कभी कभी थ्योरी समझ नहीं आती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ की जाती है, न्यूमेरिकल समझ नहीं आते, तो उनके लिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है। ये जो वीडियो रहने वाला है, इस वीडियो में हम थ्रू आउट एससी वर्मा बुक को रीड करेंगे और ना केवल रीड करेंगे, उसको समझेंगे पूरी बुक को, ठीक है, वर्ड टू वर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है कि हम वर्ड टू वर्ड इस बुक को समझने वाले हैं, मतलब जो आपके लिए एक एडवांस जेई एडवांस का रास्ता खोल सकती है बुक, उस बुक को हम कवर करने वाले हैं इस पूरे सेशन के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप लोग कंटिन्यू रहेंगे। जितने भी लेक्चर्स इसके अंदर अपलोड किए जाएंगे वो सारे एससी वर्मा बुक के वर्ड टू वर्ड होंगे, मतलब बुक आपके सामने रहेगी, हम उसका सॉल्यूशन और जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो समझेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से। तो क्वेश्चन है सबसे पहले आपके सामने कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये क्वेश्चन है। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द मैटर इज मेड ऑफ द सर्टेन एलिमेंट्री पार्टिकल विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी वी हैव डिस्कवर्ड द 100 ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। कह रहा है कि मैटर जो बना है वो बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल से बना है, एक पार्टिकल नहीं है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल बहुत सारे पाई मेजॉन्स न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन, इस बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बोजोन, ये मतलब इतने सारे पार्टिकल्स जो हैं कंसिडर किए जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट बढ़ रही है, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं उन पार्टिकल्स को। एंड मैनी ऑफ देम आर रेयर एंड नो कंसर्न टू अस इन प्रेजेंट कोर्स। तो कह रहा है कि अभी के लिए आपके लिए बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। जो 3 मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, द 3 मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। केवल ये 3 जो पार्टिकल्स हैं वो अभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनका मास आपको गिवन है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg एंड न्यूट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसको नोट जरूर करें। अगर आपके पास बुक एससी वर्मा अभी अवेलेबल है तो उस बुक का इस्तेमाल करें, उसे उठाएं और देखें और मार्किंग मेरे साथ साथ करते चलें। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर मासेस these particles attract each other by the gravitational force and thus the electron attract another electron placed in the 1 centimeter away from the gravitational force with the gravitational force। तो कह रहा है कि ये जो मासेस दिए हुए हैं आपको, इन मासेस की वजह से क्या हो रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है और उसका अट्रैक्शन जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, देखो आपने हमेशा देखा होगा इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, बट इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ हैव मासेस। तो अगर मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, तो वो तो अट्रैक्ट ही करेगा। तो इसलिए अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, वैल्यू पुट करके Gm1m2/r² और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर डाल दें डिस्टेंस को और मासेस डाल दें इलेक्ट्रॉन के, तो हमारे को जो वैल्यू मिलती है दैट इज़ 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 67 kg। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये जो पावर दी हुई है, दिस पावर इज इंपॉर्टेंट। ये कितना छोटा है आप सोचिए, कितना ही छोटा फोर्स है, 10 की पावर माइनस 67 kg, कितना छोटा फोर्स होगा कि वो इफेक्ट जो है ग्रेविटेशनल इफेक्ट, अट्रैक्टिव फोर्स का इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि भाई दोनों सेम चार्जेस हैं, रिपेल करेंगे, स्टिल वो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं पर वो अट्रैक्ट कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो बहुत छोटा है। However, the electron is found to repel another electron at 1 centimeter with the force of 2.3 into 10 की पावर माइनस 24 kg। कह रहा है कि अगर हम देखें, ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर हम देखें कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है इतने फोर्स से, ठीक, तो अगर इतने फोर्स से रिपेल कर रहा है, ये आपको डायरेक्ट डाटा दिया हुआ, बाद में कैसे कैलकुलेट किया ये बताएंगे वो अभी, ठीक है। जब आपको कूलम्स लॉ सिखा दिया जाएगा तो आप भी कैलकुलेट कर पाएंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 24 kg एंड दिस मैग्नीट्यूड इज माइनस 24। सो विच वन इज ग्रेटर वैल्यू,
-67 और -24, तो -24 इज अ ग्रेटर वैल्यू, तो -24 ग्रेटर वैल्यू है, इसलिए उसको रिपल्सिव फोर्स हमारे को दिखाई देता है लगता हुआ, हमें जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट नज़र नहीं आता। ऐसा नहीं है कि उसमें लगता नहीं है। बहुत बहुत इनडेप्थ बात बताइए। मान लीजिए आपसे एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाए कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एनी अट्रैक्टिव फोर्स। यस, डेफिनेटली देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एनी अट्रैक्टिव फोर्स, एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। बट दिखते क्यों हैं? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, जिसकी वजह से चार्ज जो है भाई वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ। आई होप आपको जो कंक्लूजन है वो मैं मार्क करता चलूँगा, आप केवल उसी को मार्क करिए, बाकी सारी चीज़ें समझने के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं विद द ग्रेविटेशनल फोर्स और रिपेल भी करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर हुई बात? एंड बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज मोर, तो वो हमें अट्रैक्ट होता हुआ नजर, रिपेल होता हुआ नजर आता है। द इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। द इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव सम एडिशनल प्रॉपर्टी। कह रहा है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के पास कोई एक और प्रॉपर्टी, अभी नहीं पता उसे चार्ज है उसके पास, अभी वो कह रहे हैं कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से इसको अट्रैक्ट करना चाहिए था, पर वो रिपेल कर रहा है, वो भी ज़्यादा तेजी से। इसका मतलब कुछ है, लोचा है कुछ। द इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव द एडिशनल प्रॉपर्टी अपार्ट फ्रॉम देयर मासेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड वी कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। और हमने उस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया? चार्ज नाम दिया। Clear? Just as mass are responsible for the gravitational force, charges are responsible for the electric force. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। masses रिस्पॉन्सिबल है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ऐसे ही चार्ज रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। The proton placed at the distance of 1 centimeter also repel each other. Thus the proton also have a same charge. तो अगर हम देखें, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जैसे वैल्यू आया था, सेम जो मैग्नीट्यूड आया था वो ये आया था इलेक्ट्रॉन के केस में, ऐसा ही सेम मैग्नीट्यूड किसके केस में आ रहा है? प्रोटॉन के केस में आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम है। देखो, प्रैक्टिकल करके चीज़ें निकाली जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको पहले से वैल्यूज़ पता होते हैं, आप प्रैक्टिकल करते हो और फिर वहाँ से कंक्लूड करते हो बातों को। दस द प्रोटॉन हैव द सेम चार्ज। तो प्रोटॉन के पास भी कैसा चार्ज है? जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास है वही चार्ज प्रोटॉन के पास है। ठीक है, यहाँ पे भी मार्किंग कर देंगे कि two neutron placed at the distance of 1 centimeter, they attract each other with the force equal to 1.6 in 1.9 into 10 to the power minus 60. Thus the neutron exert only the gravitational force on each other and there is no experience of electric force. The neutron have mass but not charge. ठीक है, तो न्यूट्रॉन पर मास तो है बट चार्ज नहीं है। ये कैसे पता चला? रख के देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही केवल आया निकल करके। ठीक है, और किसी तरह का अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स हमें देखने को नहीं मिला। तो इसलिए जो है केवल अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स हमें देखने को मिला, जिसका मैग्नीट्यूड 10 की पावर माइनस 60 में आ रहा था। जो कैलकुलेट करके आ रहा था वही एक्चुअल में भी आ रहा था। तो इसलिए हमें पता चला कि न्यूट्रॉन के ऊपर इसका मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, आप ये कह सकते हो। टू काइंड ऑफ चार्जेस एज मेंशन अवर, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इज सेम एज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन placed at the same separation. We may guess that the amount of the charge on an electron is same as that the proton. However, if the proton and the electron are placed at 1 centimeter apart, they attract each other with the force of 2.3 into 10 to the power minus 24 Newton. Certainly, this force is electric, but it is attractive, not repulsive. The charge on electron repel the charge on another electron, but attract the charge on proton. यहाँ पे समझने वाली बात है। कह रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन रखते हैं या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रखते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हुए नज़र आते हैं, बट जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रखते हैं तो हमें वो अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें कि सेम मैग्नीट्यूड आ रहा है, देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पर ना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को। इलेक्ट्रॉन 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 सॉरी प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्लियर। तो कह रहा है सबका मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है, बट रिजल्ट अगर हम देखें तो इसमें रिपल्सिव फोर्स है, इस पर रिपल्सिव फोर्स है, इस पर अट्रैक्टिव फोर्स है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आप अगर देखें फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों पर चार्जेस सेम है। इलेक्ट्रॉन पर भी वही चार्ज है, प्रोटॉन पर भी वही चार्ज है, बट लाइक चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इसका ये कंक्लूजन निकल के आता है जो अभी आपको बात मैंने रीड करके बताई, क्लियर। तो कहानी आई होप अभी तक आपको समझ में आ रही होगी, मज़ा आ रहा होगा इस कहानी को सुनने में। बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी जाती है चीज़ें इस बुक के अंदर, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत जल्दी हम ये सब कुछ कवर कर लेंगे। दस although the charge on the electron and that on a proton have the same strength, they are of two different nature. Also, if we pack a proton and an electron together in a small volume, the combination does not attract or repel another electron or a proton placed at a distance. The net charge on a electron and proton system seems to be zero. It is therefore the convenient to define the one चार्ज एज अ पॉजिटिव एंड अनदर एज नेगेटिव। कह रहा है कि अगर मैं एक डब्बे के अंदर मान लीजिए बंद कर देता हूँ दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज को, एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन को, तो मुझे देखने को मिलता है कि भाई उसके बाद वो किसी दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो न्यूट्रल हो गए, है ना। द नेट चार्ज विल बी ज़ीरो। तो यहाँ पर वही बताया गया कि प्रूफ किया गया है कि भाई दोनों के ऊपर सेम चार्ज है बट अपोजिट मैग्नीट्यूड का है इस स्टेटमेंट के अंदर, कि नेट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम सीम्स टू बी जीरो। इट इज़ देयरफॉर द कन्वीनियंट टू डिफाइन द वन चार्ज एज अ पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। और यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव और एक मैग्नीट्यूड में नेगेटिव होगा। वी आर्बिट्रेरली कॉल द चार्ज ऑन द प्रोटॉन एज पॉजिटिव। तो हम खुद से डिसाइड करते हैं भाई कि हमने मान लिया कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, एंड दिस assignment of the positive and negative sign to the proton charge and the electron charge is purely convention. बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी। कहीं आप सोचेंगे, मान लीजिए आपसे कभी कोई इंटरव्यू हुआ और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, आप किसी अच्छे कॉलेज में गए और उस कॉलेज के लिए इंटरव्यू हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंडिकेट करते हैं हम कि नेगेटिव है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है, क्या ये जो है फिक्स है? तो फिक्स नहीं है, ये कन्वेंशन है, ठीक है, फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अपने कहते नहीं है माँ के पेट से सीख के निकला है, क्या नहीं, हमने बताया है, हमने डिफाइन किया है, तो कन्वेंशन है ये। चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज इज प्योरली अ कन्वेंशन। ये कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, क्लियर हुई बात। इट डज नॉट मीन्स दैट the charge on electron is less than the charge on proton, clear। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज प्रोटॉन से कम है। किसकी बात कर रहा है? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। कि ऐसा नहीं सोचना है आप लोगों को कि अगर मैंने ये लिख दिया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -E और ठीक है और चार्ज ऑन प्रोटॉन इज +E, तो भाई ये ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारे को तो यही सिखाया गया है कि जीरो से बड़ी संख्या तो वही बड़ी होती है, जीरो से छोटी संख्या को छोटा मानते हैं, है ना, नेगेटिव में होती है तो नेगेटिव वाली संख्या छोटी है। वो रूल नहीं है यहाँ पर, ये कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन अलॉट की गई है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव से दिखाएंगे और प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव से दिखाएंगे, उनका वैल्यू उतना ही है, सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज। The above discussion suggested that the charge is a basic property associated with the elementary particles and its definition is as difficult as the definition of mass or time or a length। बिल्कुल सिंपल सी बात बोली गई है और बिल्कुल सही बात बोली गई है। जैसे आप मास को, टाइम को, लेंथ को डिफ़ाइन करने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ठीक है, आप एक सर्टेन पैरामीटर्स पर ही डिफ़ाइन कर पाते हैं, ऐसे ही चार्ज को भी डिफ़ाइन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एंड
ठीक है, तो चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है, बस आप ये कह सकते हैं। वी कैन मेजर द चार्ज ऑन द सिस्टम बाय कंपेयरिंग इट विद द चार्ज ऑन द स्टैंडर्ड बॉडी, बट वी डू नॉट नो what exactly it is that we intend to measure. The SI unit of the charge in the coulomb is abbreviated as capital C. तो यहाँ पर सिंपल सी बात बोली गई कि चार्ज को मेज़र करना डिफ़िकल्ट है पर कंपेयर करना आसान है। आप चार्ज को कंपेयर कर बता सकते हैं कि भाई इतना वैल्यू ऑफ चार्ज है। और SI यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो कूलम्ब होती है इसकी SI यूनिट, इंपॉर्टेंट है बात, मार्क कर लेंगे। The SI unit of charge is coulomb and 1 coulomb is the charge flowing through the wire in 1 second if the electric current is 1 ampere. और डेफिनेशन जो यूनिट की है, एक चार्ज की डेफिनेशन नहीं है, ये यूनिट की डेफिनेशन है। यूनिट क्या? चार्ज की जो यूनिट है कूलम्ब, उसकी डेफिनेशन है कि एक कूलम्ब कितना। तो एक कूलम्ब कितना, तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि भाई रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर करंट होता है, करंट इनटू में टाइम। तो 1 एम्पेयर करंट अगर किसी वायर में से जा रहा है 1 सेकेंड में, तो 1 कूलम्ब चार्ज निकल जाएगा। क्लियर? द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज ई इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आप मार्क करेंगे। ठीक है, ये जो डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है डेफिनेटली। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है और इसका वैल्यू नेगेटिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको याद ही रखना है। जब तक आप 12th क्लास के टॉपिक्स पे डील कर रहे हैं तब तक तो खास तौर पे आपको याद ही रखना है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर। ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये क्या चीज़ है? If proton and electron are the only charge carriers in the universe, all observable charges must be integral multiples of E. कह रहा है कि अगर हम सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को डिफाइन कर दें, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे सेम चार्जेस, तो किसी एक को मान लेते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का ही है, तो किसी भी बॉडी में जो चार्जेस हम रिप्रेजेंट करेंगे वो इंटीजर मल्टीपल होगा ई का, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का, या ये कह लो कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज का। क्लियर? इफ एन ऑब्जेक्ट कंटेन n1 प्रोटॉन एंड n2 इलेक्ट्रॉन्स, द नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज n1 प्लस n2e, और क्योंकि e जो है वो नेगेटिव है इसलिए हम कैलकुलेट करेंगे n1 माइनस n2 इंटू ई। बात समझ में आ गई भाई? एक बारी मैं लिख के भी बता देता हूँ आपको कि अगर मैं बात करूँ कि भाई मेरे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे n1 प्रोटॉन है और E चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन n2 है मेरे पास, तो उस पर माइनस E चार्ज, तो n1 माइनस n2E टोटल चार्ज हो गया बॉडी पे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Indeed, there are the elementary particles other than the proton and electron which carry charge. However, they all carry charges which are integral multiple of E, and thus the charge on any object is also an integral multiple of E and can change only in the step of E, such that charge is quantized. तो कह रहा है क्योंकि हम उसे नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटी में, तो वो क्या है? क्वांटाइज्ड है, चार्ज क्वांटाइज्ड है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, कि चार्ज भी क्वांटाइज है, क्योंकि 1E 2E 3E ऐसे लिख सकते हो ना उसको, कि भाई इसमें कितने, मान लीजिए मैंने बोला कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर 1 लाख इलेक्ट्रॉन है, तो 1 लाख क्या है? इंटीजर नंबर है कोई, है ना, तो 1 लाख मल्टीप्लाई E, तो मेरे को पता चल गया कितना चार्ज है। तो इसलिए चार्ज क्वांटाइज्ड है। चार्ज बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके स्टेयर केस होते हैं, गिन सकते हो उन्हें, रैंप की तरह नहीं है। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट, तो चार्ज यहाँ से हम कंक्लूड कर देंगे बात को अपनी कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। द चार्ज एंड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ E एंड कैन बी चेंज्ड ओनली इन द स्टेप ऑफ E। द स्टेप साइज E इज यूजुअली, स्टेप साइज मतलब वही स्टेयर केस से समझ लीजिए कि सबसे छोटा वाला E है, तो आप गिनती कर सकते हैं भाई कि 10 सीढ़ियाँ हैं, ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन हैं। द स्टेप साइज इज E is usually so small that can be
easily neglect the quantization if we rub the glass rod with the silk cloth, and typically the charge of the order of the microcoulomb appear on the rubber object. Now 1 microcoulomb contain n units of basic charge E, where 6 into 10 to the power 12. The step size is thus very small as compared to the charge usually found. In many cases we can assume the continuous charge variation. समझते हैं इतनी से पैराग्राफ में इन्होंने क्या बात समझाई है, उसको समझने की कोशिश करिए। कह रहे हैं कि अगर आप कोई बड़े ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, देखिए एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, एक एटम के अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास एक पेपर है, उस पेपर में ही कितने सारे एटम होंगे, खुद सोचो। मान लो जिस पेन का आप इस्तेमाल कर रहे हो, उस पेन में कितने सारे एटम्स होंगे और उनके अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं क्वांटाइजेशन में आंसर लिखूंगा तो मेरी पावर कितनी रेस करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने कहा कि सिल्क और एक ग्लास रॉड है, अगर मैंने उन्हें रब किया तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और सिल्क क्लॉथ पे आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, तो 10, अगर कैलकुलेशन करते हैं तो निकल के आता है कि भाई 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स कम से कम। 6 इंटू 10 की पावर 12 है, मतलब ऑर्डर क्या हुआ, 10 की पावर 12, मतलब 12 बार जीरो लगाना पड़ेगा। इतने सारे इलेक्ट्रॉन, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को लिखने की बजाय हम सीधा क्या करेंगे, माइक्रो की रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे। माइक्रो कूलम, मिली कूलम, कूलम। तो हम कूलम की रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि क्वांटाइजेशन में लिखते हैं। मतलब हम जो है चार्ज को ऐसे नहीं लिखेंगे कि चार्ज इज नथिंग बट प्लस माइनस एन ई। ये तो हम स्मॉल लेवल पे लिखते हैं, बहुत स्मॉल छोटे लेवल पे, ठीक है, कि ई की टर्म में आंसर लिख रहे हैं। हम डायरेक्टली लिखते हैं ऐसे 2 कूलम 3 कूलम चार्ज है, ये तरीका। तो ये तरीका सही है या ये तरीका सही है, तो ये तरीका स्मॉल लेवल पे अच्छा है। माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे जब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की बात आती है कि ग्लास रॉड ले लिया, एक पेपर ले लिया, एक स्फेरिकल बॉल ले ली, उस केस में ठीक नहीं है। उस केस में ये वाला मेथड ठीक है। तो मैक्रो स्केल के लिए ये वाला मेथड लगता है कि डायरेक्ट आप कूलम में रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्वांटाइजेशन में आप कर सकते हैं उसको। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड। द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है यहाँ पर कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब समझते हैं आप, सिस्टम की बाउंड्री पहले डिफाइन करेंगे। मान लीजिए आपके पास 2 स्फीयर हैं, तो 2 स्फीयर हैं तो 2 ही रहने चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस। ये नहीं होना चाहिए कि भाई 2 स्फीयर थे फिर उसमें एयर के कांटेक्ट में आया। जैसे हम कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कहा कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो सरफेस अगर फ्रिक्शनलेस कंसीडर हो गया तो बाउंड्री कंडीशन हो गई कि भाई सरफेस का फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कोई पेंडुलम मूव करा रहा हूँ, पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहा हूँ, अचानक से हवा चल गई तो हवा को कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो पेंडुलम में है, तो हवा को कंसीडर नहीं करेंगे कि उसके टाइम पीरियड में हवा भी कंसीडर करेंगे। अगर हवा कंसीडर कर ली तो फिर उसके बाद वो भी सिस्टम का पार्ट हो जाएगी। तो पहले सिस्टम को आइसोलेट करना ज़रूरी होता है, उससे बाहरी चीज़ों का इंट्रैक्शन ना हो, इसलिए वर्ड आइसोलेटेड यूज़ किया गया है कि द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड and is possible to create or destroy the charged particle, and it is possible to create or destroy the charged particle, but it is not possible to create or destroy the net charge of the body. बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है यहाँ पे। देखो जनरली हमें क्या पढ़ाया जाता है बचपन से कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही पढ़ाया जाता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट यहाँ देखिए, इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय द चार्ज पार्टिकल। पूरा चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। हो सकता है ना यार, हो सकता है, श्योर में। कैसे? न्यूक्लियाई में आप जाके पढ़ेंगे कि प्रोटॉन जो है वो टूटता है, और प्रोटॉन टूटता है तो 2 पार्टिकल बनते हैं, ठीक है, एक पॉजिट्रॉन एक न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का टूटना मतलब कि अभी आप कह रहे हो कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड देन आपने प्रोटॉन तोड़ भी दिया न्यूक्लियाई वाले चैप्टर के अंदर। हाउ दिस इज पॉसिबल? न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर तो पॉसिबल हो रहा है, यहाँ नहीं पॉसिबल हो रहा है। ऐसा नहीं है, फिजिक्स तो सबके लिए सेम है ना। फिजिक्स तो वही बात करेगी जो बात जायज़ है। तो जायज़ बात क्या है? जायज़ बात यह है कि चार्ज तो तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है, चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम
कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन जब टूटता है वो किस में टूटता है, तो जब प्रोटॉन टूटता है वो न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूटता है। तो न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है और पॉजिट्रॉन प्लस है, ये जीरो है, तो अल्टीमेटली नेट चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव ही हुआ। तो प्रोटॉन टूटा था और पॉजिटिव चार्ज ही बना, चार्ज बैलेंस ही रहा। इसलिए कह रहा है कि वो नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम तो वो बैलेंस रहेगा, वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है नेगेटिव रहेगा, जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही रहेगा। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, बट उसमें थोड़ा सा पेच है, दैट इज नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आई होप आपको एक खूबसूरती इस बुक की नज़र आ रही होगी, आपको इसके इन डेप्थ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एंजॉय करने को मिल रहे होंगे। और इसीलिए अगर आप किसी टीचर से अगर आप पढ़ते हैं, किसी अच्छे बंदे से जो आपको गाइड कर सके, आपका मेंटर, तो आप एक अलग दिशा में चीज़ों को समझने की कोशिश कर पाते हैं। ये चीज़ जो है आप मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं, ये अब आपको लग रहा होगा कि यार ये अलग ही लेवल की बुक चल रही है। अभी तक आप खुद से रीड कर रहे थे तो ये आपको अलग लग रही होगी, अब आप मेरे साथ रीड कर रहे हैं, आपको ये बुक बिल्कुल अलग ही ब्यूटी दे रही होगी। इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और डेफिनेटली करेंगे, और बहुत सारे जो है मिसकंसेप्शंस को तोड़ेंगे और चीज़ों को बहुत प्रिसाइजली समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने कहाँ तक कवर कर लिया कि नेट चार्ज जो है, मैंने 2 कलर इस्तेमाल किया, आप भी 2 कलर का हो सके तो इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग बातों को कंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखने के लिए 2 अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन बीटा डीके प्रोसेस द न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू द प्रोटॉन एंड द फ्रेश इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड एंड द चार्ज हाउएवर रिमेन जीरो आफ्टर द इवेंट। और देखो वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था, यहाँ पर इन्होंने दिया न्यूट्रॉन का, मैंने आपको दिया था प्रोटॉन का। ठीक है, तो जब बीटा डीके होता है तो न्यूट्रॉन टूटता है। न्यूट्रॉन किस किस में टूटता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में टूटता है। तो अभी भी यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है, तो नेट चार्ज जो है सिस्टम का उतना ही है। ठीक है, बट इंडिविजुअल चार्ज जो है वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। देखो क्रिएट हो रहा है ना चार्ज, न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन से 2 चार्ज पार्टिकल बनाए, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, चार्ज तो बन रहा है। चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया चीज़ें आपसे जब पूछी जाती है ना बेटा, तो फिर, और जब अच्छे टीचर पूछते हैं तो फिर ऐसे ही पूछते हैं। क्लियर ही बात। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को समझ रहे हैं। चलिए, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे ये सारी चीज़ें, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ थी। अब जो आप पढ़ने वाले हैं ये मेथड हैं कि कैसे हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज को ला सकते हैं। ठीक है, इस बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि इंडक्शन मेथड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द सिंपलेस्ट वे टू एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक चार्ज टू रब द सर्टेन सॉलिड बॉडी अगेंस्ट ईच अदर। लॉन्ग अगो अराउंड 600 BC द Greeks knew that when the ember is rubbed with the wool, it acquired the property of the attractive lightning object such as the small piece of paper. This is because the ember become electrically charged, and if pass a comb through a dry hair, the comb become electrically charged and can attract the small piece of paper, and automobile becomes charged when it travel through the air. A paper sheet becomes charged when it passes through the printing machine. A gramophone record becomes charged when cleaned with the dry cloth. बहुत सारे एग्जाम्पल एक साथ कोट कर दिए गए हैं। सबका कंजेशन जो क्रक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबका क्रक्स क्या है इसका, तो कहने का तात्पर्य सभी चीज़ों का ये है कि अगर आप फ्रिक्शन, सपोज दैट कि मेरे पास ये ग्लास रॉड है, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ बना लेते हैं एक ग्लास रॉड। ये सपोज दैट एक सिल्क क्लॉथ है, आपने इसको रब किया इसके ऊपर, तो होगा क्या कि इसके इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ में चले जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं।
प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ इस केस में चले जाएंगे, क्योंकि उसी से आपको पता चलता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी एफिनिटी ज़्यादा है। ठीक है, अल्टीमेटली ऐसा हो क्यों रहा है उसको समझने की कोशिश करिए कि अगर आप फ्रिक्शन जनरेट करते तो फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शन से जनरेट होती है हीट। हीट जब अपर लेयर के इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो टॉप मोस्ट लेयर पे जो एटम्स हैं और उनके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जब उस एनर्जी को रिसीव करते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। जब उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है उनकी शेल से तो वो बाहर आ जाते हैं, कम आउट। और जैसे ही वो बाहर आते हैं तो क्योंकि जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इनको तुरंत रिसीव कर लेगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो इस तरीके से एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई उसको हम पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं, तो ग्लास रॉड यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और वहीं सिल्क क्लॉथ जो था वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी बॉडी के ऊपर चार्ज ला सकते हैं। ऐसे ही अगर आप कार को बहुत हाई स्पीड से चलाते हैं तब भी ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि लाइटनिंग का फिनोमिना टायर पे देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द रबिंग इज सिंपल। ऑल मटेरियल बॉडीज contain large number of electron and equal number of proton in the normal state. When rubbed against each other, some electron from one body may passes to the another body, and the body that receive the extra electron become negatively charged, and the body that donate electron become positively charged because it has a more proton than electron. Clear हुई बात? ये जो बात है ना, यहाँ से आप मार्क करेंगे कि जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के अगेंस्ट रब करते हैं तो होता क्या है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, जिसमें जाते हैं वो नेगेटिव हो जाती है, और जिस बॉडी ने डोनेट किया होता है उसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है और प्रोटॉन बढ़ गए हैं तो हम उसको पॉजिटिव से इंडिकेट कर देते हैं। एंड दस व्हेन द ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द ग्लास रॉड टू द सिल्क क्लॉथ। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था, फेमस एग्जाम्पल है ये, हर टीचर अपनी क्लास में देता है, इसलिए मेरे को पता था तो मैंने पहले बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं और कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव, ये एक्सपेरिमेंट से पता चल जाता है। तो सिल्क क्लॉथ बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड जो आपका ग्लास रॉड है दैट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि कई बार डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। इफ़ वी टेक अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड नियर टू द स्मॉल पीस ऑफ पेपर द रॉड अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर। कह रहा है अगर हम एक इसी ग्लास रॉड को जो भी आपने रब करा है इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसको अगर आप पीस ऑफ पेपर के पास ले जाएं तो ये सब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये जो पीस ऑफ पेपर है ये इसकी तरफ चला जाता है। क्यों? वाई डज द रॉड अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर विच आर अनचार्ज? और ये तो न्यूट्रल था, पीस ऑफ पेपर तो न्यूट्रल था। दिस इज बिकॉज द पॉजिटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ पेपर पीस टूवर्ड्स इट सेल्फ एंड सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट एट द एज ऑफ द पेपर पीस विच इज क्लोजर टू द रॉड। तो हो क्या रहा है इसको समझिए। यहाँ पर हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अट्रैक्शन फील करने की वजह से इस तरफ शिफ्ट हो गए, और क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपनी जगह गए हैं तो यहाँ पर प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ने से पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो इतने इलेक्ट्रॉन उधर गए उतना पॉजिटिव इधर इंडिकेट कर दिया जाएगा। अब होगा क्या कि ये अट्रैक्शन फील करेगा इस तरह जाने के लिए, इसलिए ये अट्रैक्ट कर रहा था। अब समझ में आया कि ये कैसे चले गए, क्यों हुआ ये। तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि ये क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। पीस ऑफ पेपर ये आपने बहुत बार किया होगा, ग्लास एक स्केल लिया आपने अपने बालों पर रब किया, छोटे छोटे पेपर के पीस बनाए, उसे रखा, अट्रैक्ट किया। जादू तो देखा बट जादू के पीछे की साइंस भी समझने की कोशिश करिए। ठीक है, दिस इज बिकॉज द पॉजिटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पीस ऑफ पेपर टुवर्ड्स इटसेल्फ, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट एट द एज ऑफ द पेपर piece which is closer to the rod and the further end of the piece which is and the further some of the electron accumulated at the edge of the paper piece which is closer to the rod and the further end of the piece is there is a deficiency of electron and hence the positive charge appear on there.
तो यहाँ पर उसी बात की जो मैंने अभी आपको बात समझाई है उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये पूरे में उसी की एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है। ठीक है, आप चाहें तो थ्योरी पेपर के लिए यहाँ से लाइन ले सकते हैं। सच रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द मटेरियल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इंडक्शन। और इस प्रोसेस को जो ये हुआ है इसके अंदर, ठीक है, बात समझिए कि जो ये प्रोसेस हुआ है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंडक्शन मेथड बोल रहे हैं। ये इंडक्शन हुआ है इसके अंदर, ठीक है। चार्ज जो है जब पोलराइजेशन हुआ ना कि नेगेटिव इधर चले गए पॉजिटिव उधर चले गए, उसी फिनोमिना को इंडक्शन कहा जा रहा है। पोलराइजेशन को नहीं, पोलराइजेशन में तो होता है सेपरेशन ऑफ चार्ज। सेपरेशन हुआ क्यों है, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। क्योंकि आपने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को न्यूट्रल की बॉडी के पास ले गए थे, तो उसकी वजह से जो शिफ्टिंग हुई है चार्ज की, वो इंडक्शन है। द रॉड एक्सर्ट द larger attraction on the negative charge of the piece of paper as compared to the repulsive force, and this is because the negative charge are closer to the rod and hence there is a net attractive force between the rod and the paper piece. तो यहाँ से अब आपको कुछ बातें और भी समझनी चाहिए। एक ये कि क्या कोई न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव बॉडी से अट्रैक्ट हो सकती है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, क्योंकि बॉडी की बात हो रही है, पार्टिकल की बात नहीं हो रही है। पार्टिकल में सिंगल चार्ज होता है, यहाँ बात हो रही है बॉडी की। अगर आपसे बोल रहे हैं बॉडी, क्या एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नेगेटिव न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, आप कहोगे हाँ कर सकती है। क्या एक नेगेटिव चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को कर सकती है, आप कहोगे हाँ कर सकती है। क्या एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी, गौर करिएगा मेरी बात पे, क्या एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, आपका जवाब होगा हाँ कर सकती है। बॉडी कर सकती है भाई। देखो यहाँ पर बात ख़त्म हो गई, एंड कर दिया है इन्होंने, पर इन्होंने बहुत कुछ इसमें समझा दिया है। अगर आप समझने वाले होंगे, समझदार होंगे, तो आप समझ पाएंगे। और ये जब भी हो सकता है जब आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो। आप खुद से पढ़ेंगे ना तो आप इतने सारे एग्जाम्पल्स को एक साथ नहीं समझ सकते, आपके दिमाग में तुरंत नहीं क्लिक कर सकती सारी बातें। मेरे दिमाग में क्यों कर रही हैं, क्योंकि मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत सालों से, और एक एक साल में मैं एक बार में 7 बैचेस पढ़ाता हूँ। 7 मल्टीपल बैचेस पढ़ते हैं मेरे पास एक साल के अंदर, ठीक है। 3 डेज़ 3 बैचेस और 3 डेज़ 4 बैचेस, इस तरीके से। और 12th क्लास के, केवल 12th क्लास के सुबह से पढ़ाना शुरू करते 11 बजे से, ठीक है। तो मेरे को पता है कि हाँ यार कहाँ कहाँ पे क्या क्या बातों का और मीनिंग हो सकता है, इसलिए आपको मज़ा आएगा इस सेशन को कंप्लीट करने में। जब आप कंप्लीट करके इस सेशन को निकलेंगे पूरा 11th 12th का फिजिक्स एस सी वर्मा से, तो एस सी वर्मा बुक आपको नेक्स्ट लेवल में अलग ही नज़र आ रही होगी। इस बुक का आपको एक्सप्लेनेशन अलग से ही नज़र आ रहा होगा, मतलब जो लिखा हुआ है उससे भी ज़्यादा इन डेप्थ कोर जा करके कि ऑथर जो एस सी वर्मा सर है वो क्या सोच करके यहाँ पर बातों को लिख रहे होंगे, क्योंकि उनके पास तो लिमिट है ना, हमारे पास सोचने की लिमिट नहीं है, हमारे तो बाउंडेशन ही नहीं होती सोचने पे। तो समझिए यहाँ पर कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो वो दूसरी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। कैसे कर सकती है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले को रिपेल करेगा, ये इधर मूव करेंगे, और जैसे ये इधर मूव करेंगे तो होगा क्या कि ये पॉजिटिव थे, है ना, तो इधर भाई नेगेटिव वाले इधर आने शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव के चलते अट्रैक्शन होगा, और ये पॉजिटिव वाले उस तरफ की शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के कंपैरिजन में कम हुआ बहुत, तो ये इसको आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा, बात समझे। तो ये पॉसिबल है, और साथ ही साथ इनका मास भी डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर मास ज़्यादा हुआ तो भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मास पे भी डिपेंडेंसी, ऐसा नहीं मास पे डिपेंडेंसी नहीं होती, क्लियर। ऐसे ही कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है तो ऐसा नहीं होता उसका मास नहीं बढ़ता, सिर्फ चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ है, मास का भी ट्रांसफ़र। भाई इलेक्ट्रॉन का मास था यार, शुरू में पढ़ा ना आप लोगों ने कि भाई चार्ज जो है उसके ऊपर मास भी है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकल के सिल्क पे गया तो सिल्क का वेट बड़ा होगा ना, ऑब्वियस है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जाएंगी कॉमन सेंस की, जो आपने सोची नहीं होंगी, और ऑन द स्पॉट वहाँ एग्जाम हॉल में आप सोच नहीं पाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक मज़ा आया होगा। अभी हम नेक्स्ट जो है स्टार्ट करेंगे वो है कूलम्स लॉ, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, और इसी तरीके से बहुत इन्जॉय करते हुए इस टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यार ये मत सोचा करो कभी भी, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल के जा रहा हूँ, अगर जो भी बच्चा इस टाइम तक वीडियो पे रुका हुआ है, ठीक है, और थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपने गुरुओं की बातों को मानना सीखो। अगर वो सही पढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान की बात माननी चाहिए, बट अगर आपका टीचर आपको बहुत सही पढ़ा रहा है तो पेशेंसफुली उन्हें सुनना सीखो। इतनी क्या जल्दी है तुम्हें, कहाँ तुम्हें जाना है, ठीक है, सबने एक न एक दिन मरना ही है। तुम कौन से जो है दुनिया के पहाड़ तोड़ दोगे, ठीक है, या कौन से जो है नेपोलियन या सिकंदर या राणा सांगा या महाराणा प्रताप ने कुछ जो है बहुत वो कर दिया, ठीक है। सब ने इस दुनिया से जाना था, सब ने अपने उसी टाइम के अंदर अपना अपना नाम बनाया। तो नाम बनाने के लिए ना तुम्हें थोड़ा सा ठहराव लेके आना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा पेशेंसफुली समझना पड़ेगा, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस को दूर करो अपने। सबसे पहली चीज़ है कि हाय मैं ये भी कर लूँगा, हाय मैं वो भी कर लूँगा। एक ये जो हबड़ तबड़ कर रखी है ना, इसको छोड़ो यार, ठीक है। 2 मिनट दो मुझे, अपने 2 मिनट मेरी बातों को सुनो और समझो कि पेशेंसफुली चीज़ों को काम करो। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो धैर्य से पढ़ो कि हाँ ठीक है यार, मैं 2x पे नहीं लगाऊंगा, मैं 1x पे ही देखूंगा, मैं आराम से देखूंगा, कहीं नहीं जाना है मुझे, कोई मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई जा रही है ज़रा देर में, इतना टाइम मैं वैसे ही वेस्ट कर देता हूँ बैठे बैठे। और फिर उसके बाद मन बना के बैठो और बहुत आराम से चीज़ों को समझो, ठीक है। एक तो ये पहली चीज़ करनी है कि आपको अपने अंदर पेशेंस लेके आना पड़ेगा टॉपिक्स को समझने के लिए, बहुत इन डेप्थ नॉलेज के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसे बार बार रिपीट करें, ठीक है, बार बार रिपीट करें। दोस्तों के साथ चीज़ों को शेयर करो, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरे चैनल को प्रमोट कर दोगे यार, तुम मेरे चैनल को नहीं भी प्रमोट करोगे मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, बट दोस्तों के साथ शेयर करने पे क्या होता है कि कई बार आप नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, आपको उसमें नॉलेज में बूस्ट मिलता है। हमेशा देखना जो बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट होते हैं वो एक साथ गुच्छे के गुच्छे सेलेक्ट होते हैं, मतलब कि अगर 4 दोस्त हैं तो 3 तो सेलेक्ट होने ही होने, ठीक है। 4 दोस्त अगर आईआईटी के लिए एलिजिबल हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आईआईटी वाले दोस्त कि या मतलब तुम्हारे नॉर्मल दोस्त और तुम सोच रहे हो कि वो आईआईटी में चले जाएंगे तुम्हारे साथ, नहीं। अगर नॉलेजेबल दोस्त हैं, मतलब इतने उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज है कि वो आईआईटी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, तो उनमें से 3 तो 100% सेलेक्टेड है। क्यों? क्योंकि सेम नॉलेज को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जो टीचर ये सिखाते हैं कि भाई जो तुम्हारे पास है ना उसको मत शेयर करना, नहीं तो तुम्हारा दूसरा पत्ता काट देगा, भाई साहब इतने मूर्ख लोग हैं, इतने मूर्ख लोग हैं, मैं लिटरली बोल रहा हूँ यार, तुम्हारा कोई पत्ता कैसे काट सकता है? एक बात बताओ, विराट कोहली को विराट कोहली बनने से कोई रोक सकता है क्या? वो अपनी मेहनत से ही बना ना। क्रिकेट तो सभी को खेलना आता है। अभी वो किसी को शॉट सिखा देगा कि ऐसा शॉट खेलना है, तो उसके बाद वो विराट कोहली की जगह आ जाएगा, धोनी की जगह आ जाएगा, या रोहित की जगह आ जाएगा, हैं, या रोनाल्डो की जगह आ जाएगा अगर फुटबॉल की बात करें, नहीं आ सकता ना। या पीवी सिंधु बन जाएगा, मतलब जितने भी फेमस हैं कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। अगर मैंने किसी को, मान लीजिए कोई लता मंगेशकर है, उन्होंने किसी को सिंगिंग सिखा दी, तो क्या वो लता मंगेशकर हो जाएगा? ये नॉनसेंस वाली बात है। आप शेयर करो चीज़ों को, आप डिस्कस करो, आप फिज़िक्स के टॉपिक डिस्कस करो, उनकी इन डेप्थ नॉलेज पे डिस्कस करो अपने दोस्तों के साथ, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छे से आप चीज़ों को सीख पाओगे। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।